हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है विकेरियस लायबिलिटी। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टोर्ट। लॉ ऑफ टोर्ट का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसमें आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विकेरियस लायबिलिटी। सर क्या होता है विकेरियस लायबिलिटी? इसको समझने से पहले एक बात आपको बताता हूं। देखिए क्या लिखा है। नॉर्मली द टोर्ट फीजर मीन्स रोंग डूअर। जिस पर्सन ने गलत किया वो पर्सन, उसको क्या कहते हैं? रोंग डूअर इज लाइबल फॉर हिज टोर्ट। और टोर्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? रोंग। पहले की क्लासेस में मैंने आपको टोर्ट्स के टाइप भी करवाए थे। बैटरी, एसोल्ट, है ना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, डिफॉर्मेशन, बहुत सारे केस मैंने आपको बताए थे। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जरूर देख लेना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ पाए। तो जब हम लोग बात करते हैं टोर्ट की, रोंग की, तो जो पर्सन रोंग करता है वही पर्सन लाइबल होता है, उसी के ऊपर केस होता है, उसी को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो क्या लिखा है? नॉर्मली द टोर्ट फीजर इज लाइबल फॉर हिज टोर्ट। तो जिसने गलत किया वही पर्सन लाइबल होगा कंपनसेशन देने के लिए। बट इन सम केसेस, देखो मजे की बात क्या है, बट इन सम केसेस ए पर्सन में बी हेल्ड लाइबल फॉर द टोर्ट कमिटेड बाय अनदर। सर ये क्या मतलब हुआ? ये क्या बात हुई? करेगा कोई भरेगा कोई। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। टोर्ट कोई पर्सन करेगा, उसके लिए लाइबल दूसरे पर्सन को ठहराया जाएगा। ऐसी ही लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकेरियस लाइबिलिटी। एक छोटे से एग्जांपल से समझ चाहें, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं। बी ने टोर्ट कमिट किया और जब बात आई कंपनसेशन देने की तो ए को कंपनसेशन देना पड़ा, ए लाइबल हुआ। तो यहां पे ए की जो लाइबिलिटी है वो होगी विकेरियस लाइबिलिटी। लेकिन सर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि जब बी टोर्ट करेगा तो ए क्यों कंपनसेशन भरेगा? तो इसके कुछ केसेस हैं, मैं आपको आज सिखाऊंगा। लिखा है ना इन सम केसेस। हमेशा ऐसा नहीं होता कि टोर्ट बी कमिट करेगा, कंपनसेशन ए भरेगा, लाइबल ए होगा। नॉर्मली क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बी टोर्ट करेगा तो बी ही कंपनसेशन देगा। बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बी टोर्ट करता है तो कंपनसेशन देने के लिए लाइबल ए होगा। और ए की ऐसी लाइबिलिटी को हम लोग क्या कॉल करते हैं? विकेरियस लाइबिलिटी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे एक पर्सन टोर्ट करे और लाइबल दूसरा पर्सन हो जाए? प्रिंसिपल एंड एजेंट। फर्स्ट केस इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये होता क्या है पहले आपको समझा देता हूं। एजेंसी रिलेशन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आपने क्लास +2 में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन ऐसा एक वर्ड आपने शायद पढ़ा हो, है ना, पार्टनरशिप में पढ़ा होगा या एजेंसी रिलेशन पढ़ा होगा। ये छोटा एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो मैं आप सब लोगों को बोलता हूं कि मैं आपको एक ट्रिप पे लेके चलूंगा, हम सब लोग मनाली चलते हैं घूमने के लिए। मैंने बोला मनाली चलेंगे घूमने के लिए। आप बोलोगे सर कहां लेके जाओगे, पहले ही कोरोना फैला हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि हम सब लोग घूमने के लिए मनाली चलेंगे, उसके लिए हर बच्चे से 1000 रुपीज का चार्ज लिया जाएगा। सर ये तो आपने अच्छी बात नहीं की, बेटा पैसे तो लगेंगे, ठीक है। तो 1000 रुपए का चार्ज मैं लूंगा। मैंने क्या किया, हमारी क्लास में मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चों ने बोला सर हम भी चलेंगे। तो मैंने एक पर्सन जिसका नाम है मिस्टर टिल्लू, ठीक है, ये है मिस्टर टिल्लू, इसकी ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम क्या करोगे, तुम सबसे पैसे कलेक्ट करोगे और मुझे दे देना। मैंने आप सबको बोला कि भाई सब लोग पैसे इकट्ठे करो, 1,000 दे दो मिस्टर टिल्लू को और ये जाके मेरे को दे देगा। ये हमारी क्लास का मॉनिटर है मान लो, ठीक है। तुम सबने क्या किया, 500 स्टूडेंट ने, अब 499 लगाना, एक तो खुद टिल्लू ही है ना, कितना पैसा हो गया बताओ? 4,99,000 रुपए टिल्लू के जेब में इकट्ठे हो गए। और जब इतना पैसा टिल्लू के पास आया, टिल्लू की नीयत हो गई खराब। टिल्लू की नीयत हो गई खराब और ये पैसे लेके भाग गया, गायब हो गया, आया ही नहीं दोबारा क्लास में कभी, नंबर भी स्विच ऑफ है, शहर छोड़ के भाग गया, ठीक है।
तो अब मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं क्या, भाई दोबारा पैसे लेके आओ, टिल्लू तो पैसे लेके भाग गया। तुम क्या बोलोगे, सर हमें नहीं पता कुछ, आपने बोला था टिल्लू को पैसे दे दो इसलिए हमने दिए, अब वो भाग गया तो आप देखो आपकी जिम्मेवारी है। तो इस केस में मैं सुनील जैन कौन हूं यहां पे, प्रिंसिपल, और टिल्लू कौन है, मेरा एजेंट। तो जो काम एजेंट करेगा उसके लिए लाइबल कौन होता है, प्रिंसिपल लाइबल होता है। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल ऐसा समझ लो, जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, अल्टीमेट वो काम क्या होता है वो प्रिंसिपल ही कर रहा है, बट वो किसके थ्रू करवा रहा है, एजेंट के थ्रू करवा रहा है। तो जब भी कोई काम एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है तो लो बोलता है कि हम ये मानेंगे कि वो काम एजेंट नहीं, वो काम प्रिंसिपल ही कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेट उसने उसको अपॉइंट किया हुआ है काम करने के लिए। तो सेम इसी केस में देखो यहां पे, एक तो बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये एक लैटिन मैक्सिम है, एग्जाम में पूछेगा, ये लिखा रहेगा, इसका मतलब बताइए क्या होता है। तो क्या मतलब है, देखिए, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। ही मीन्स यहां पे कौन है, प्रिंसिपल। ही यहां पे कौन है, प्रिंसिपल। अनदर कौन है यहां पे, एजेंट। तो ये कह रहा है कि जब प्रिंसिपल एक्ट करता है एजेंट के थ्रू तो ये माना जाता है कि वो खुद ही काम कर रहा है, प्रिंसिपल ही काम कर रहा है। सो द एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। जो काम एजेंट ने किया वो काम प्रिंसिपल का ही होगा, ठीक है। तो व्हेन एन एजेंट कमिट्स ए tort in ordinary course of his duties as an agent, principal is liable for the same। एक छोटा एग्जांपल और समझाता हूं। मान लो आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले ली। अब इंश्योरेंस कौन करते हैं, जनरली एजेंट बनाए होते हैं ना। मान लो एक कंपनी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब LIC से आपने एक पॉलिसी ली और वो पॉलिसी एक एजेंट ने आपको करके दी थी। अब अगर मान लो आपको कुछ हो जाता है तो पैसा भरने के लिए लायबल कौन है, पैसा कौन देता है, एजेंट देता है पैसा या LIC भरेगी पैसा, सर LIC भरेगी। तो अगर LIC ये कह दे कि भाई साहब पॉलिसी तो एजेंट ने की थी, हम किस बात का पैसा दें, एजेंट से मांगो पैसा, तो आप क्या बोलोगे, एजेंट तो आपके बिहाफ पे ही काम कर रहा था ना। तो LIC यहां पे कौन है, प्रिंसिपल है और ये एजेंट था। तो जो काम एजेंट करता है वो उसके लिए लाइबल किसको ठहराएगा, प्रिंसिपल को। उसके लिए लाइबल कौन है, प्रिंसिपल लाइबल होता है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं, एक पर्सन जिसे हम कह रहे हैं प्रिंसिपल, इसने किसी काम को करने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया और उस काम को करने के टाइम पे अगर एजेंट टोर्ट कर देता है तो उस केस में लाइबल कौन होगा, प्रिंसिपल ही लाइबल होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस बात को आपने ध्यान रखना है, इस बात को आपने गौर देना है। क्या कह रहा है, व्हेन एन एजेंट कमिटेड टोर्ट, टोर्ट कब किया, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, जब वो अपने काम को करते हुए, जो काम उसको सौंपा गया था उसके दौरान उसने टोर्ट किया है तो प्रिंसिपल लाइबल होता है, वैसे प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। जैसे मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे एजेंट हैं, मैंने मान लो मैं LIC हूं और आप मेरे एजेंट हैं, मैंने आपको बोला कि आपको लोगों के इंश्योरेंस करने हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, इंश्योरेंस करने के लिए लोगों का जो भी काम आपको करने पड़ेंगे वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी काउंट किया जाता है। अब मान लो आप मेरे एजेंट हो, आप अपने घर पे बैठे हो, वहां पे कोई पर्सन आया और आपने उसके साथ टोर्ट किया, नॉर्मल ऐसे ही, इंश्योरेंस के काम से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उस केस में प्रिंसिपल यानी कि मैं लाइबल नहीं हूं। मैं सिर्फ उस टोर्ट के लिए लाइबल होऊंगा जो आपने कब किया, जब आप मेरे द्वारा बताए गए काम को कर रहे हैं और उसमें तुमने टोर्ट किया, उसमें एजेंट ने टोर्ट किया, तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, वरना तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। तो यहां से बेटा समझ लो कि ही हु एक्ट थ्रू अनदर, यानी कि प्रिंसिपल जब एजेंट के थ्रू काम करता है तो माना जाता है वो खुद ही काम कर रहा है, ठीक है। और एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ
बिजनेस को करने के टाइम पे अगर टोर्ट कमिट करता है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा। अगर मैं ये कह दूं कि एक एजेंट ने टोर्ट कमिट किया आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी, ये काम उसको प्रिंसिपल ने नहीं दिया था, उसने अपनी मर्जी से वैसे ही कुछ कर दिया, तो उस केस में प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। सिर्फ उस काम को करने के टाइम पे जो काम प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया था, एजेंट टोर्ट करता है तो ही प्रिंसिपल लाइबल होगा। बताओ बेटा, समझ आया यहां से आपको? तो क्या क्या क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन तो बच्चों आपको यही पूछा जा सकता है, ये एक लैटिन मैक्सिम है, लैटिन कहावत है, और आपसे पूछेगा इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको बताना है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, वो पर्सन जो दूसरों के थ्रू एक्ट कर रहा है उसे माना जाता है वो खुद ही काम कर रहा है, यानी प्रिंसिपल और एजेंट की बात हो रही है। सो द एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी बात कि एजेंट ने टोर्ट किया, प्रिंसिपल लाइबल होगा कि नहीं होगा? सिर्फ उसी केस में होगा कि जब वो एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो काम प्रिंसिपल ने उसको सौंपा था उसको करने के टाइम पे कमिट करता है टोर्ट, तो ही प्रिंसिपल लाइबल होता है, वरना तो नहीं होता है। ठीक है, तो एक केस देख लो। इन लोएड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, देखो, द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ ए फर्म ऑफ सोलिसिटर, मतलब वकीलों की कोई फर्म है, वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये देखो कितनी अच्छी बात है, यहां से पकड़ लो ना बात को, वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को करने के समय पर कमिटेड फ्रॉड, एक मैनेजिंग क्लर्क ने फ्रॉड किया अगेंस्ट ए लेडी क्लाइंट बाय फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग हर टू साइन डॉक्यूमेंट ट्रांसफरिंग हर प्रॉपर्टी टू हिम, यानी कि कोई लेडी क्लाइंट वकील के ऑफिस में आई कोई केस लेके, और उसने क्या किया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बना के, उनका वकील का जो क्लर्क था उसने क्या किया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बना के और झूठे, मतलब गलती से उस पर साइन करवा ली, भाई इस पे साइन कर दो, ये आपके केस के डॉक्यूमेंट हैं, झूठ बोल के कि ये आपके केस के डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के केस पे क्या कर लिया, साइन करवा लिया, और उस लेडी की सारी प्रॉपर्टी क्लर्क ने अपने नाम करवा ली। तो यहां पर क्या लिखा है, ये काम कब हुआ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कैसे? क्योंकि जब वो लेडी साइन करने के लिए आई थी तो किस बात पे साइन करने के लिए आई थी, केस के डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए आई थी। तो ही हैड डन सो विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को नहीं पता था ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो भी क्या होगा, हु वॉज लाइबल बिकॉज द फ्रॉड वॉज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो काम कर रहा था उस समय पे फ्रॉड कमिट हुआ तो प्रिंसिपल को लाइबल बनाया जाएगा। अब ध्यान से समझ लो, जब एजेंट ने टोर्ट किया, प्रिंसिपल को पता था या नहीं पता था, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें यह देखना है क्या एजेंट ने फ्रॉड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को करने के दौरान पे किया या नहीं किया। तो सिंपल सा बेटा, प्रिंसिपल एजेंट वाले में ये समझ लीजिए कि अगर एक पर्सन टोर्ट करता है, एक एजेंट टोर्ट करता है प्रिंसिपल के बताए हुए काम करने के समय पे, तो उस काम के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी बनती है जो भी टोर्ट किया एजेंट ने उसके लिए। तो समझ पा रहे हो बेटा? तो पहला केस विकेरियस लाइबिलिटी का क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, यहां पे करेगा कौन, एजेंट, भरेगा कौन, प्रिंसिपल। यही तो बताया था ना आपको, विकेरियस लाइबिलिटी करता कोई है भरता कोई है। सेकंड, पार्टनर्स। अब सही बताऊं तो पार्टनर का केस भी एजेंसी रिलेशन में ही आना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने सुना हो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशंस, मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, पता है आपको क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन? ये आपने पढ़ा होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, नहीं पढ़ा है? बता देता हूं। एजेंसी रिलेशन तो समझ में आ गया होगा ना, एक प्रिंसिपल है एक एजेंट है। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि ये देखिए, एक छोटा सा केस लेते हैं, ये तीनों की पार्टनरशिप फर्म है। अब ए ने उधार में सामान खरीदा फर्म के लिए, इनका मान लो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ए ने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, अब उस पैसे को भरने के लिए लाइबल कौन है, ए भी लाइबल है, बी भी लाइबल है, सी भी लाइबल है, क्योंकि तीनों पार्टनर हैं,
तो फर्म का पैसा तो तीनों को मिलकर भरना पड़ेगा। तो काम तो किया ए ने, लाइबल कौन हो गए, बी और सी भी हो गए। जब ए काम कर रहा था तो ए एजेंट है, बी कौन है, प्रिंसिपल, सी कौन है, प्रिंसिपल। क्योंकि सामान खरीदा ए ने और पैसे भरने के लिए लाइबल बी और सी भी हो गए। अगर यही सामान खरीदा होता बी ने तो बी एजेंट हो गया, काम बी ने किया, लाइबल कौन हो जाएगा, ए बी और सी बी। और अगर यही सामान खरीदा होता सी ने तो सी एजेंट है, बी प्रिंसिपल, ए बी प्रिंसिपल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और हर एक पार्टनर एजेंट भी है। जब वो खुद काम करेगा तो वो एजेंट है, बाकी प्रिंसिपल हैं, और जब दूसरे काम करेंगे तो वो प्रिंसिपल हैं, दूसरे कौन हो गए, एजेंट हो गए। तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन हो गया। और सेम केस वही का वही हो गया कि अगर ए ने टोर्ट किया, ए ने टोर्ट किया तो लाइबल कौन हो जाएंगे, बी और सी भी लाइबल हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन है। तो जब हम लोग पार्टनर्स वाला केस पढ़ रहे हैं, पार्टनर्स वाला केस पढ़ेंगे तो अल्टीमेट बात एजेंसी रिलेशन की ही आएगी। देखिए, फॉर द टोर्ट कमिटेड बाय ए पार्टनर, फिर से वही बात देखना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। अगर मान लो ये ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, ए की अपने पड़ोसी डी से लड़ाई हो गई, ए की अपने पड़ोसी डी से लड़ाई हो गई और ए ने जाके बंदूक निकाल के डी के कान के नीचे लगा दी कि भाई साहब अभी तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। अब एसोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो क्या बी और सी के ऊपर भी केस हो जाएगा, नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि ये ए और डी की पर्सनल दुश्मनी है, ये इनके बिजनेस से रिलेटेड मैटर नहीं है। तो सिर्फ पार्टनर के उसी काम के लिए बाकी के पार्टनर लाइबल होंगे जो काम उनके बिजनेस से रिलेटेड होगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म अगर कोई पार्टनर कर रहा है, उस समय पे उसने टोर्ट किया तो बाकी के पार्टनर लाइबल होते हैं। ऑल द अदर पार्टनर्स आर लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर। तो गिल्टी पार्टनर कौन है, जिसने टोर्ट किया, जिसने गलत किया। तो जितना लाइबल वो है उतने ही लाइबल बाकी पार्टनर भी हो जाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब टोर्ट बिजनेस के कोर्स में कमिट किया गया है, वरना तो नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सिवरल। इसका मतलब क्या होता है, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, अब तीनों लोग भी लाइबल हैं कि मान लो डी के साथ इन्होंने टोर्ट किया था, डी ने केस कर दिया, तो डी किस पे केस कर सकता है, अकेले ए पे कर सकता है, अकेले बी पे कर सकता है, अकेले सी पे कर सकता है, ए और बी दोनों पे कर सकता है, बी और सी दोनों पे कर सकता है, ए और सी दोनों पे कर सकता है, ए बी सी तीनों पे कर सकता है। ज्वाइंट का मतलब होता है इकट्ठे और सेवरल का मतलब होता है अलग अलग। तो जो पार्टनर होंगे उनकी लाइबिलिटी ज्वाइंट भी है, यानी उन सब पे भी केस हो सकता है और अलग अलग भी केस हो सकता है। जैसे मान लो डी ने केस कर दिया, ए बी सी तीन थे, खाली ए पे कर दिया और ए को कंपनसेशन भरना पड़ गया 30,000 रुपए। तो अब घबराने की जरूरत नहीं बी और सी को, सॉरी ए को घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, 10,000 रुपए बाद में ए से ले लेगा और 10,000 रुपए बाद में सी से ले लेगा। यानी डी के पास क्या राइट है, डी किस पे केस कर सकता है, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, किसी दो पे या तीनों पे। भरना तीनों को पड़ेगा, लेकिन डी के पास राइट ये है कि वो एक के ऊपर भी केस कर सकता है, दो पे भी कर सकता है, तीनों पे भी कर सकता है। तो उनकी लाइबिलिटी कैसी है, इकट्ठी लाइबिलिटी भी है और अलग अलग भी है। अगर कोई बंदा चाहे मैं तो खाली इसे पे केस करूंगा, कर लो, लेकिन अगर इसने मान लो डी ने खाली ए पे केस किया था और ए ने सारा पैसा भर दिया, तो ए बी और सी का शेयर उनसे बाद में ले लेगा। केस देख लो इसका। वन ऑफ द टू पार्टनर्स, दो पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर ने ब्राइब मतलब रिश्वत दी द प्लेंटिव्स क्लर्क एंड इंड्यूस्ड हिम टू डाइवल्ज सीक्रेट रिलेटिंग टू हिज एम्प्लॉयर बिजनेस। यानी दो बंदे थे, दो पार्टनर थे, एक पार्टनर ने क्या किया, किसी बंदे को रिश्वत दी कि भाई तू तेरे मालिक के सारे राज हमें बता दे, उसके बिजनेस के सारे सीक्रेट हमें बता दे, मैं तेरे को इतने पैसे देता हूं। तो ऐसा करना तो गलत है। तो ये टोट किया किसने, एक पार्टनर ने किया, लेकिन लाइबल किसको बना दिया गया, दूसरे को भी बना दिया गया। क्यों, क्योंकि ये काम उसने क्यों किया, अपने बिजनेस के लिए किया है। तो इट वॉज हेल्ड दैट बोथ द पार्टनर्स वर लाइबल फॉर द टोट कमिटेड बाय वन ऑफ देम। एग्जाम्पल ये हुआ, मान लो ए और बी दोनों पार्टनर हैं, डी एक बंदा है, सी इसका नौकर है। तो
तो बी ने जाके सी को बोला कि तेरे मालिक डी के सारे सीक्रेट हमें बता दे भाई। तो उस केस में क्या हुआ, ये टोट हो गया, तो साथ में लाइबल किसको बना दिया गया, ए को भी लाइबल बना दिया गया, ए को भी लाइबल बना दिया गया। आगे बात समझ में। तो जो काम एक पार्टनर करेगा उसके लिए बाकी पार्टनर भी लाइबल होंगे, लेकिन वो काम बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नॉर्मली नहीं। बात समझ में आ रही है। अब मान लो अगर एक और एग्जांपल लेके चलें कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ये दोनों पार्टनर हैं, इनका पड़ोसी है सी और सी की वाइफ कौन है, डी। अब बी ने इसकी वाइफ डी को छेड़ दिया, तो क्या ऐसा होगा कि ए को भी जेल हो जाए साथ में, ए ने भी गलत किया? नहीं भाई, ये इनका बिजनेस थोड़ी है कि ये जाके लोगों की औरतों को छेड़ेंगे। तो यहां पे जो काम बी ने किया फिर बी ही लाइबल होगा, ए नहीं होगा। बी के काम के लिए ए को लाइबल कब बनाएंगे, सिर्फ तभी बनाएंगे जब बी ने टोट किया है, बिजनेस के लिए किया है, बिजनेस के कोर्स में किया है तभी, वरना तो नहीं। इसके बाद आता है मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक एंड नौकर। A master is liable for the tort committed by his servant while acting in the course of his employment। फिर से देख लेना, जब सर्वेंट काम कर रहा है अपना एम्प्लॉयमेंट का, जो काम मालिक ने दिया था सर्वेंट को कि ये काम कर दो, और उस काम को करने में उसने टोट किया, तो मालिक लाइबल होगा। द सर्वेंट ऑफ कोर्स इज ऑल्सो लाइबल, सर्वेंट भी लाइबल है क्योंकि टोट उसने किया, और मालिक भी लाइबल है। मतलब क्या हो गया, जॉइंट एंड सिवरल। एग्जांपल देख लो, ए मालिक, बी इसका नौकर, ये मास्टर है और ये इसका सर्वेंट है, ठीक है। बी ने टोट कमिट किया सी के साथ, ठीक है। बी ने, ये थर्ड पार्टी है कोई, बी ने टोट कमिट किया सी के साथ, तो बी भी लाइबल है और ए भी लाइबल, मास्टर भी लाइबल हो जाएगा। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब बी कौन सा काम कर रहा है, जो काम ए ने बी को दिया था ना, तब, ठीक है। तो मास्टर इज लाइबल फॉर द टोट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। याद रखना, पूछेगा एग्जाम में, क्या मास्टर लाइबल होता है? आप बोलोगे बिल्कुल लाइबल होता है सर्वेंट के काम के लिए, लेकिन कब, वाइल एक्टिंग इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जब वो कैसा काम कर रहा है, उसके एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर रहा है खाली, तब। द सर्वेंट ऑफ कोर्स इज ऑल्सो लाइबल, सर्वेंट भी लाइबल है। मतलब दोनों की लाइबिलिटी कैसी होगी, जॉइंट एंड सेवरल, मतलब दोनों इकट्ठे भी लाइबल हैं। सी किस पे केस कर सकता है, ए और बी दोनों पे, खाली ए पे या खाली बी पे भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं देखो, इन सच केसेस लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन wrongful इंटेंशन और नेग्लिजेंस। ध्यान से पढ़ो इसको और समझ के बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन wrongful इंटेंशन और नेग्लिजेंस। ये कह रहा है चाहे मास्टर की नीयत गलत थी या नहीं थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन मतलब कि मास्टर, पर्सन कौन है, मास्टर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इससे स्वतंत्र है, किस बात से, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इज ओन wrongful इंटेंशन और नेग्लिजेंस, कि उसकी मास्टर की इंटेंशन गलत थी। क्या मास्टर ने बोला था जाके टोट करो? अगर मास्टर ने बोला था फिर तो है ही लाइबल। मास्टर ने सर्वेंट को बोला जाके उस बंदे के साथ टोट कर दो, फिर तो मास्टर लाइबल है ही है। अगर मास्टर ने नहीं बोला था, उसकी इंटेंशन रोंग नहीं थी, तो भी मास्टर लाइबल होगा। तो जो काम सर्वेंट करेगा उसके लिए मास्टर लाइबल होगा, लेकिन वो काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान होना चाहिए। फिर से आगे वही बात लिखी है, लाइबिलिटी जॉइंट भी है और सेवरल भी है, दोनों इकट्ठे भी लाइबल होंगे और दोनों अलग अलग भी लाइबल होंगे। ये लो, अब इसी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। ए मास्टर इज लाइबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट्स विच हैव बीन कमिटेड बाय द सर्वेंट्स बट ऑल्सो फॉर एक्ट्स डन बाय हिम विच आर नॉट स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड। क्या कह रहा है देखो,
मास्टर इज लाइबल, मास्टर लाइबल है नॉट ओनली, सिर्फ उस काम के लिए नहीं जो सर्वेंट ने कमिट किए, बट ऑल्सो फॉर एक्ट डन बाय हिम विच आर नॉट स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं और आप मेरे स्कूल की बस चलाते हैं, आप उसमें ड्राइवर हैं। तो बस को चलाना ये मैंने आपकी ड्यूटी दे रखी है, लेकिन मैंने आपको मना किया कि जब आप बस चलाएंगे तो आप शराब पी के, दारू पी के, ड्रिंक करके बस को नहीं चलाएंगे। तो मैंने क्या किया, नोट स्पेसिफिकली ऑथराइज, मैंने मना कर दिया कि ये काम आपको नहीं करना है, और आपने दारू पी के गाड़ी चलाई तो भी मैं लाइबल रहूंगा। बात समझ में आ रही है? तो जो काम सर्वेंट करेगा उस काम के लिए ऑथराइज था या नहीं था, इससे फर्क नहीं पड़ता, मास्टर तो लाइबल रहेगा ही रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो ये है एक स्कूल, ये है एक स्कूल और ये एक गांव है जहां से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एक है रास्ता ए यहां जाने का, एक है रास्ता बी, और ये जो बी वाला रास्ता है ये बहुत खराब है। स्कूल ने मना किया है ड्राइवर को कि भाई तुम जब बच्चों को छोड़ने जाओगे गाड़ी में तो तुमने बी रास्ते से नहीं जाना है, ये हम तुम्हें स्पेसिफिकली कह रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, स्कूल बस का ड्राइवर स्कूल बस को बी रास्ते से लेके गया, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और बच्चों को चोट लग गई। तो स्कूल ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हमने तो भाई इसको मना किया था, हमने तो इसको ऑथराइज नहीं किया था कि तुम यहां से जाओ, ये खुद गया है, अब हमारी जिम्मेवारी खत्म, तुम जाके ड्राइवर से पूछो, ड्राइवर का जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, स्कूल लाइबल होगा उस केस में। ये कह रहा है ए मास्टर इज लाइबल नोट ओनली फॉर द एक्ट विच हैव बीन कमिटेड बाय द सर्वेंट, सिर्फ वही वही काम नहीं जो सर्वेंट ने किए उसके लिए तो लाइबल है ही है, बट ऑल्सो फॉर एक्ट डन बाय हिम विच आर नॉट स्पेसिफिकली ऑथराइज इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। उसके काम को करने के टाइम पे जो चीजें हमने उसको ऑथराइज नहीं की हुई थी, वो काम के लिए भी मास्टर क्या होगा, लाइबल होगा। जब हमने, अब देखो ये बच्चों को घर छोड़ने जाएगा, ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें हमने बोला था बी रास्ते से नहीं जाना, फिर भी वो गया, तो भी स्कूल क्या होगा, लाइबल होगा। याद रखना बेटा इस बात को। अब फिर दो मैक्सिम में दो कहावतें याद कर लेना। द बेसिस ऑफ रूल हैज बीन वेरियसली स्टेटेड, क्या कह रहा है, ऑन द मैक्सिम। एक तो ये याद करो, रिस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, इसका मतलब है जी, ये एग्जाम में लिख के आएगी ये मैक्सिम, आपको बताना होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। और दूसरा, ये पहले भी आई थी अभी हमारे पास, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्या पढ़ा था इसका मतलब, हु ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड टू डू इट हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये इसका इस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा मान लो। सिर्फ ये एग्जाम में एक क्वेश्चन ये वाला, एक क्वेश्चन ये वाला, दो मैक्सिम लिखी आएंगी, इसका मतलब क्या होता है आपको बता देना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहां पे, द मास्टर इज लाइबल इवन दो सर्वेंट एक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन। जो हमने बोला था कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, फिर भी उसने उसके अगेंस्ट जाके काम कर दिया। फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज मास्टर सो लॉन्ग एज द सर्वेंट एक्टेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये वाला देख लो, यही तो केस है। हमने बोला था बी रास्ते से नहीं जाना, फिर भी तुम बी रास्ते से गए, तो भी स्कूल क्या होगा, लाइबल होगा, मास्टर क्या होगा, लाइबल होगा। तो समझ पा रहे हो? तो यहां पर क्या पॉइंट समझ में आया आपको मास्टर सर्वेंट वाले में बेटा, कि जो काम सर्वेंट करेगा इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे उसको ऑथराइज किया गया था और चाहे नहीं किया गया था, मास्टर तो लाइबल होगा ही होगा। इसके बाद पॉइंट आता है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब एम्प्लॉयर कौन होता है, मालिक। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, देखो दो लोग हैं, एक तो सिस्टम है मास्टर और सर्वेंट, एक तो सिस्टम है बेटा मास्टर एंड सर्वेंट। अब मास्टर सर्वेंट का रिलेशन क्या है,
मास्टर का सर्वेंट पे पूरा कंट्रोल होता है, जैसे मास्टर चाहेगा वैसे वैसे सर्वेंट को काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन है कि एक पर्सन ए है, इसने एक बंदे बी को अपॉइंट किया कि भाई मेरा ये काम है, ये काम कर देना, तुमने करना है, कैसे करना है, तुम लेबर कहां से लाओगे, कैसे करोगे, सब तुम्हारी जिम्मेवारी। मतलब ए का बी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ए का बी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बी कौन है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो इस केस में अगर इसने कुछ टोर्ट किया तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी नहीं है ना। तो इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट एन एम्प्लॉयर इज विकेरियसली liable for the tort of his servant committed in the course of their employment, but he is not liable, he is not liable, वो liable नहीं है for the torts of those who are his independent contractor। क्यों नहीं है? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एम्प्लॉयर की कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पावर नहीं है एम्प्लॉयर का। तो उस केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई टोट करता है, कुछ रोंग करता है, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को बेटा? क्यों नहीं होगा? लॉजिक समझ में आ गया ना? क्योंकि इसका कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये कौन पर्सन है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये वो पर्सन है जो अपनी मर्जी से काम करता है, जैसे वो चाहे वैसे काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जो मैंने अभी आपको बात बताई वही मैंने फिर स्लाइड में भी डाल दी है। सर्वेंट इज ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय अनदर टू परफॉर्म सर्विसेज इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर का काम है उसके लिए वो काम करेगा, उसको अपॉइंट किया गया। एंड ओवर whom employer has control, employer has control in the performance of these services। को बोल सकता है ऐसे काम करो, ऐसे नहीं करना, ये करो, ये करो, ऐसे मत करो, पूरा कंट्रोल है। तो जब एम्प्लॉयर का कंट्रोल है तो क्या होगा? तो लाइबल होगा एम्प्लॉयर, मास्टर लाइबल होगा सर्वेंट के काम के लिए। और क्या कह रहा है? एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज वन हु वर्क्स फॉर अनदर बट नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट अदर। कंट्रोल नहीं है इन हिज कंडक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट वर्क। तो दिस डेफिनेशन शोज दैट पर्सन इज ए सर्वेंट व्हेन वेयर द एम्प्लॉयर रिटेन द कंट्रोल ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। वो सर्वेंट कब होगा? जब मास्टर का कंट्रोल होगा, तब वो सर्वेंट है, तब वो लाइबल होगा मास्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या कह रहा है? यहां पर देखो क्या कह रहा है? नॉट कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय एम्प्लॉयर, बाय मास्टर। तो उस केस में मास्टर लाइबल नहीं होता है। आई बेटा बात समझ में? अब देखो, लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस हैं वेयर एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। नॉर्मली जो एम्प्लॉयर है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए लाइबल नहीं होता है, बट कुछ केस हैं जब हो सकता है। सर कौन कौन से केस हैं बताइए? लो जी सुन लो। द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल merely because an independent contractor commits a tort in course of his employment। कह रहा है कि नॉट लाइबल, नॉर्मली लाइबल नहीं होता, अभी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। दिस में हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। लेकिन क्या कह रहा है? द एम्प्लॉय इज लाइबल ओनली इफ ही हिमसेल्फ इज डीम्ड टू हैव कमिटेड ए टोर्ट। जब ये माना जाए कि खुद एम्प्लॉयर ने ही टोर्ट किया है तो ही वो लाइबल होगा। तो रूल बच्चे ये है कि जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां पर यह मान लिया जाता है कि जो काम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किए वो एम्प्लॉयर ने ही किए हैं। तो कौन कौन से केस हैं देखिए। व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइजेज हिम टू कमिट ए टोर्ट, खुद एम्प्लॉयर ने बोला इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कि ये टोर्ट कर दो, ये गलत काम कर दो, तो अल्टीमेट क्या माना जाएगा कि ड्यूटी किसकी बन गई? साथ में एम्प्लॉयर की ड्यूटी भी बन जाएगी, एम्प्लॉयर लाइबल हो जाएगा क्योंकि खुद शामिल है वो टोर्ट में।
इन टोर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जिन बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, वो मेरा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख लेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, तो आपको ये अपने आप से समझ में आ जाएगा। नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब ये क्या है, देखिए, ए एक पर्सन है, इसने बी को अपॉइंट किया एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कि तुम मेरा ये काम कर दो। तो यहां पे ए की ड्यूटी ये बनती है कि वो इतना ध्यान रखे कि बी जब काम कर रहा है तो क्या वो कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा। ए ने देखा कि बी लापरवाही कर रहा है और फिर भी ए ने कोई एक्शन नहीं लिया। बात समझ में आ रही है? फिर भी ए ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ए लाइबल हो जाएगा। ए की ड्यूटी क्या है कि आपने बी को काम तो दे दिया, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्या बी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर बी ने नेग्लिजेंसी की, बी ने लापरवाही की, तो ए की ड्यूटी बनती थी कि वो उसको चेक करे। एक केस बताता हूं, देखो, एक केस बताता हूं। ये देखिएगा, मैं बना के दिखाता हूं आपको केस, फिर समझना। जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, काफी सारे फ्लोर हैं इसके। ठीक है, और नीचे बेटा यहाँ पे एक सड़क बनी हुई है, लोग जाते हैं इसके ऊपर। अब इस बिल्डिंग पे कुछ काम चल रहा था, इस बिल्डिंग पे कुछ काम चल रहा था इस पोर्शन के ऊपर। ए एक पर्सन है जिसकी ये बिल्डिंग है, एम्प्लॉयर लगा लो, इसने काम करवाना था मान लो। और बी एक पर्सन जो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जिसको ए ने अपॉइंट किया। अब बी यहां बैठ के काम कर रहा है, यहां पे इसने अपने टूल खिड़की में रखे हुए हैं, पेचकस प्लास वगैरह सब कुछ खिड़की में रखे हुए हैं। और ये यहां से गिर के नीचे सड़क पे जाने वाले एक बंदे के सिर में लग गए और वो बंदे की मान लो वहां पे चोट लग गई, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया। तो उस केस में ए को लाइबल ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि खिड़की में रखना पेचकस को, प्लास को, टूल्स को, ये बी की नेग्लिजेंसी है, ये रियल में केस हुआ। और ए को लाइबल ठहराया गया, ये बोला गया कि जब आपने बी को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बनाया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये चेक करो कि ये जो पर्सन है ये अपना काम सही तरीके से कर रहा है, ये कोई नेग्लिजेंसी तो नहीं बरत रहा अपने काम के अंदर। अगर ये बंदा नेग्लिजेंसी कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है, तो एक की ड्यूटी बनती है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि उस काम को ठीक करवाए। अगर ए भी नहीं करवाता तो ए लाइबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, नेग्लिजेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो आप ये मत सोचना सर गलती तो, लापरवाही तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और भुगत कौन रहा है, एम्प्लॉयर भुगत रहा है। तो रूल ये है कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर गलती कर रहा था तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती थी कि वो जाके उसको ठीक करवाए, नहीं करवाए तो लाइबल है वो। समझ पा रहे हो? अब लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट, अभी आपको मैंने कराया था ना, उसी का एक पॉइंट और है, देखिएगा। An employer is liable whenever his servant commits a tort in course of his employment. An act is deemed to be done in course of employment. हमने क्या बात की थी कि अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम होता है, सर्वेंट ने किया, तभी मास्टर लाइबल होता है, तभी एम्प्लॉयर लाइबल होता है, वरना तो नहीं होता। तो कब माना जाए कि उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वर्क किया? देखिए, wrongful act authorized by the employer, कुछ गलत काम जो एम्प्लॉयर ने बोला कर दो, उसने ऑथराइज किया था, ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर लाइबल हो जाएगा। एंड wrongful एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर, या ऐसा काम जो मैंने बोला था कर दो लेकिन तुमने किया किस तरीके से, जो अनऑथराइज्ड तरीका है उससे। मैंने बोला था ऐसे करना, तुमने बोला ठीक है कर दूंगा, लेकिन तुमने काम तो वही किया लेकिन तरीका गलत अपनाया। जो ये देख लो, मैंने बोला था ए वाले रास्ते से जाना, तुमने बोला ठीक है जी मैं बच्चों को ए वाले रास्ते से छोड़ाऊंगा, बट तुम गए कहां से, बी वाले से गए जहां से नहीं जाना चाहिए था, तो भी क्या हो जाएगा, मास्टर लाइबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या पॉइंट बना देखो यहां पे सॉरी, ए wrongful act
एन अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। काम एम्प्लॉयर ने ऑथराइज किया था, बट तरीका आपने अपनी मर्जी का चुन लिया, जो हमने मना किया था वो तरीके से कर दिया, तो भी मास्टर क्या होगा, लाइबल होगा। देखिए केस दिखाता हूं यहां पे। द डायरेक्टर ऑफ ए पेट्रोल लॉरी, एक गाड़ी है पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल पंप पे गाड़ी जाती है पेट्रोल डालने के लिए, बड़ा जो ट्रक टाइप होता है, उसका डायरेक्टर while transferring पेट्रोल फ्रॉम द लॉरी टू एन अंडरग्राउंडेड टैंक, जमीन के अंदर एक टैंक है उसमें पेट्रोल भर रहे थे, एट ए गैराज, स्ट्रक ए मैच इन द ऑर्डर टू लाइट ए सिगरेट, सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई, एंड देन थ्रू इट, और फिर फेंक दिया, स्टिल अलाइट, जलती हुई तिल्ली को फ्लोर पे फेंक दिया, और फिर क्या होना था, धमाका तो होना था, हो गया धमाका। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब कोर्ट की बात हो रही है, फॉरेन की जो कोर्ट है इंग्लैंड में, उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हेल्ड हिज एम्प्लॉयर लाइबल, एम्प्लॉयर को लाइबल बना दिया। सब बोलोगे सर बीड़ी वो पी रहा था, आग एम्प्लॉयर उसने सर्वेंट ने लगाई, तो एम्प्लॉयर क्यों लाइबल होगा, क्या कह रहा है, फॉर ही डिड द एक्ट इन कोर्स ऑफ कैरिंग आउट हिज टास्क ऑफ डिलीवरिंग पेट्रोल। देखो जो पेट्रोल देने का काम था, काम तो वही था ना, उसको बोला था जाके पेट्रोल डाल के आओ, उसने अनऑथराइज वे से कुछ काम कर दिया, वहां पे सिगरेट पीना बीड़ी पीना अलाउड नहीं था, उसने वो काम कर दिया, तो क्या होगा, तो एम्प्लॉयर लाइबल होगा। तो केस क्या बन रहा है बेटा यहां पे, अगर सर्वेंट कुछ ऐसा काम कर देता है जो उसको ऑथराइज नहीं किया गया था, लेकिन वो काम उसने किया कब, वो काम उसने किया कब, जब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, उसको बोला था जाके पेट्रोल डाल के आओ, पेट्रोल डालने गया था, लेकिन पेट्रोल डालने के टाइम पे जो काम नहीं करने चाहिए थे वो उसने कर दिए, तो भी मालिक को लाइबल है वो ठहराया जाएगा। समझ पा रहे हो, ओके जी। तो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उससे पहले मैं आपको पूरा पॉइंट एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्या क्या बातें मैंने आपको आज की क्लास में सिखाई है। सबसे पहले देख लो बेटा, विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या बताया था, करेगा कोई भरेगा कोई। ये कह रहा है कि ए पर्सन में बी हेल्ड लायबल फॉर द टोर्ट कमिटेड बाय अनदर, काम किसने किया, भर रहा है कोई, तो इसको बोलते हैं विकेरियस लायबिलिटी। और अब आपको कुछ केस समझ में भी आ गए होंगे कि कौन कौन से केस विकेरियस लायबिलिटी के बन जाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल एजेंट, अगर कोई एजेंट कुछ काम करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे, तो लाइबल कौन होगा, प्रिंसिपल। अभी मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारी बातें मैंने आपको सिखा दी हैं। फिर पार्टनर्स के बारे में बताया था कि पार्टनर आपस में प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं, तो एक पार्टनर ने अगर टोर्ट कमिट किया तो बाकी पार्टनर भी उतने ही लाइबल हो जाएंगे, लेकिन काम कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। मास्टर सर्वेंट में क्या बताया था कि अगर सर्वेंट कुछ काम करता है तो लाइबल कौन होता है, मास्टर होता है, लेकिन काम होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। फिर मैंने बताया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का केस, जिसमें मैंने बताया था कि नॉर्मली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए टोर्ट के लिए एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता है, लेकिन कुछ केस हो सकते हैं जहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए एम्प्लॉयर लाइबल हो जाएगा। और कब हो सकता है, जब एम्प्लॉयर ने खुद ने बोला था टोर्ट कमिट करने के लिए, जाओ टोर्ट कमिट करो, तो एम्प्लॉयर लाइबल। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस, इसके लिए मैंने बोला है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का वीडियो देख लेना। और तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो ये कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी है तो मालिक की, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती थी कि वो चेक करे कुछ गलत तो नहीं हो रहा क्या, इसलिए उसको लायबल बनाया जाता है। ठीक है जी। फिर सर्वेंट के एक्ट के लिए बताया, या तो उसने क्या किया, रोंगफुल एक्ट, गलत काम किया जो ऑथराइज किया था एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर खुद लाइबल ही है, उसने बोला जाके गलत काम कर दो। दूसरा कह रहा है कि हमने जो काम करने के लिए बोला था वो गलत नहीं था, बट उसने गलत तरीके से किया, तो भी मास्टर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। एंड द लास्ट, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है बेटा गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ गलत कर दे तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए लायबल होगी कि नहीं होगी, क्या गवर्नमेंट की विकेरियस लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी, ये है हमारा पॉइंट। तो देखिएगा, पोजीशन इन इंग्लैंड। सर इंग्लैंड क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो रहते हैं इंडिया के अंदर।
बेटा हमारे जो कानून हैं वो ज्यादातर इंग्लैंड से कॉपी किए गए हैं, तो इसलिए इंग्लैंड को स्टडी किया जाता है। एट कॉमन लॉ द क्राउन कुड नॉट बी इश्यूड इन टोट। कॉमन लॉ का मतलब क्या है? जो इंग्लैंड का लॉ है कॉमन लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्राउन मतलब किंग, राजा, गवर्नमेंट, उसको इश्यू नहीं किया जा सकता। इधर फॉर रोंग एक्चुअली ऑथराइज्ड बाय इट और कमिटेड बाय इट सर्वेंट, यानी सर्वेंट ने जो काम किया उसके लिए क्राउन, राजा, किंग को हम लोग क्या नहीं कर सकते? इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन क्या कह रहा है, याद क्या करना है? विद द पासिंग ऑफ क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1948, ये नया कानून बना था, क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1948, क्राउन इज लाइबल फॉर द टोट, क्राउन मतलब स्टेट बोल दो, गवर्नमेंट बोल दो, गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर द टोट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट जस्ट लाइक ए प्राइवेट इंडिविजुअल। तो अब आपको सिर्फ कितना याद रखना है एग्जाम के लिए कि इन इंग्लैंड द क्राउन इज नाउ विक्टोरियसली लाइबल फॉर द टोट ऑफ इट्स सर्वेंट, यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ गलत कर देता है तो इंग्लैंड में स्टेट, गवर्नमेंट, क्राउन उसके लिए लाइबल होता है। आज के दिन की प्रेजेंट सिचुएशन ये है। तो इस स्लाइड में से एग्जाम पर्पज से आपको बेटा सिर्फ ये वाली लाइन ही लर्न करनी है, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब बात आती है इंडिया की। अब बात आती है इंडिया की। द पोजीशन इन इंडिया, द पोजीशन इन इंडिया अनलाइक द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 ऑफ इंग्लैंड, वी हैव नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन। क्या करें? इंग्लैंड में तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 एक कानून है और कानून में लिख दिया गया कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, सॉरी सर्वेंट कुछ गलत करता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट लाइबल हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे यहां पे ऐसा कोई कानून है नहीं। तो आपको आपको क्या समझना है, आपको क्या याद करना है एग्जामिनेशन के लिए? देखिए, व्हेन ए केस ऑफ गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टोर्ट कम्स बिफोर द कोर्ट, तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट लाइबल है या नहीं है। उसके लिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज वेदर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्टिविटी, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो किस टाइप का काम था। ध्यान से समझो मेरी बात को, फिर से समझना कि मैंने आपको यह बताया कि इंग्लैंड के अंदर क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 जब पास हुआ तो उसमें यह लिख दिया गया कि जिस तरीके से एक मास्टर अपने सर्वेंट के काम के लिए लाइबल होता है टोर्ट के केस में, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉय के लिए लाइबल होगी। वहां पे साफ कानून बना दिया। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ, तो इंडिया में क्या होगा? क्या कह रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट की एक्टिविटी कैसी है, कि किस बात के लिए केस आ रहा है। देखो, विच गेव राइज टू द टोर्ट वॉज द सोवरियन फंक्शन, इंपोर्टेंट अंडरलाइन करना, सोवरियन फंक्शन और नॉन सोवरियन फंक्शन। अब ये समझ लो ये क्या है। मतलब आपको क्या याद रखना है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो ये देखा जाएगा कि जो एम्प्लॉय जो है, जो सर्वेंट जो है, जो काम कर रहा था, वो सोवरियन फंक्शन था या नॉन सोवरियन फंक्शन था। सर अब ये क्या चीज है बेटा? नॉन सोवरियन फंक्शन वो होते हैं जो कमर्शियल नेचर के होते हैं। देखो, जनरली द एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल नेचर, कमर्शियल नेचर कैसे? जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बेचती है, इलेक्ट्रिसिटी बेचेगी तो कमर्शियल नेचर है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रही है। और दोज विच कैन बी कैरिड आउट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, या इस तरह के काम जो प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉन सोवरियन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ, ऐसा समझो कि ये गवर्नमेंट है, इसके नीचे गवर्नमेंट का एक सर्वेंट था, और वो सर्वेंट कौन सा काम कर रहा था? नॉन सोवरियन फंक्शन की आपको फैसिलिटी दे रहा था। और इस काम को करने के टाइम पे इस सर्वेंट ने टोर्ट किया तो गवर्नमेंट लायबल हो जाएगी, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। ठीक है, और अगर सोवरियन फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा था तो क्या कह रहा है? इफ इट इज ए सोवरियन फंक्शन इट कुड क्लेम इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब रक्षा, सुरक्षा, तो गवर्नमेंट बच जाएगी फ्रॉम द टोर्टियस लायबिलिटी, अदरवाइज नोट। तो बेटा इंडिया में अगर आपको चेक करना है कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी,
तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा था। अगर सोवरेन फंक्शन है, सोवरेन फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही परफॉर्म कर सकती है, प्राइवेट लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी सेना, सेना की जो एक्टिविटी है वो सोवरेन फंक्शन है। अगर सोवरेन फंक्शन के केस में टोट हुआ है तो गवर्नमेंट को बचाव हो जाएगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती है। और अगर नॉन सोवरेन फंक्शन है, इट मींस ऐसा फंक्शन जहां पे कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी की जा रही थी, तो गवर्नमेंट टोट के केस में लायबल हो जाती है। तो आपको इंडिया के केस के लिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी कब बनती है, सोवरेन फंक्शन में बनती है कि नॉन सोवरेन में बनती है? तो आपका आंसर क्या होगा सर, नॉन सोवरेन फंक्शन के केस में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ गलत करते हैं, कुछ टोट करते हैं, तो गवर्नमेंट लायबल होती है, सोवरेन फंक्शन में नहीं होती है। तो बेटा यहां से केस क्या बना विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट में? अगर इंग्लैंड की बात करें तो साफ साफ एक ही बात याद रखनी है कि अगर कोई पर्सन टोट कमिट करता है तो स्टेट की लायबिलिटी बनती है इंग्लैंड के अंदर। इंडिया में बनेगी या नहीं बनेगी ये डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है। अगर सोवरेन फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती है, और नॉन सोवरेन फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो आज मैंने आपको सिखाया है विकेरियस लायबिलिटी, और बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ टोर्ट के बाकी के टॉपिक्स सिखाने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू।